ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी लाइट का चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारा मानव नेत्र है वो प्रकाश के अनुपस्थिति में, जो हमारा मानव नेत्र है वो प्रकाश के अनुपस्थिति में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो मानव नेत्र का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ती है तो वो प्रकाश से टकरा कर सीधी मानव नेत्र पे पड़ती है, और जब मानव नेत्र से टकराती है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए हमें अंधेरे में वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो यानी मानव नेत्र तभी कार्य करेगा जब आपका प्रकाश होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मानव नेत्र की बात करते हैं। ये मानव नेत्र है क्या? तो देखो यहाँ पे मानव नेत्र क्या है, ये आपका प्रकृति का बहुमूल्य देन है। ठीक है, ये प्रकृति का क्या है, बहुमूल्य देन है, जो प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख पाती है। ठीक है, यानी इसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं और हम आसानी से उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। और यहाँ पे प्रकाशिक इंस्ट्रूमेंट का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र का मतलब क्या है? प्रकाशिक यंत्र का मतलब ये है कि जब आँख में कोई दोष हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको दूर या नज़दीक की वस्तुएं, ज़्यादा नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमें अगर नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, जैसे आपके हमारे आसपास ढेर सारे पार्टिकल, कण मौजूद हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो उन्हें देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में अगर जानना होता है तो उसके लिए हम लोग दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक, और हम लोग इसमें मानव नेत्र में होने वाले दोष के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, तो चलो मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसके फिगर के बारे में, और उस क्या क्या उसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए सुनिए यहाँ पे ध्यान से कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है। ठीक है, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है जो लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे कैमरा ऑन ऑफ होता रहता है, जब ज़रूरत होता है हम लोग उसको ऑन कर लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होता है उसे ऑफ कर लेते हैं। तो ये कैमरे की भांति, जैसे शटर की भांति कार्य करता है। और मानव नेत्र में वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, जैसे फोटो कैमरे में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं, और मानव नेत्र का लगभग 25 मिमी व्यास का गोला होता है। जो मानव नेत्र होता है लगभग 25 मिमी व्यास का एक गोला होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग मानव नेत्र के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसके फिगर को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये आपका है मानव नेत्र। ठीक है, और इसके विभिन्न टाइप्स हैं और इसके पार्ट हैं अलग अलग, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है अभी।
ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये मानव नेत्र आपको दिख रहा है, अच्छे से देख लो आप लोग। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको एकदम उभरा हुआ भाग दिख रहा है, आँख के सबसे बाहरी भाग, ठीक है, जो आपकी ब्लैक झिल्ली के ऊपर होता है, काली झिल्ली के ऊपर, ये आपका कार्निया होता है। इसे हम लोग स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये जो है आपका दिख रहा है, ये वाला पार्ट कार्निया, इसे हम लोग स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं कार्निया का काम क्या होता है? कार्निया का काम होता है कि यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है और प्रकाश इसी भाग से होकर, यानी प्रकाश सबसे पहले कहाँ से गुजरता है? कार्निया से। जब प्रकाश आपके आँख के अंदर जाएगा तभी आपको वस्तु दिखाई देगी, और सबसे पहले अगर प्रकाश पास करेगा तो कार्निया से ही होकर जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। और अगर पूछा जाए सबसे पहले प्रकाश कहाँ से पास करता है, तो हम कह सकते हैं कि कार्निया से पास करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आइरिस की बात करते हैं कि ये आइरिस क्या होता है। तो देख लीजिए आइरिस कहाँ पे है, ये जो लेंस है आपका उसी के जस्ट बगल में आइरिस दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन से क्रॉस किया गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आइरिस जो होता है वो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, यानी इससे कोई पास नहीं कर सकता है। ठीक है, इसे हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। पुतली क्या होती है? चलो देखो ध्यान से, पुतली जो होती है, इन दोनों के बीच में देखो एक छोटा सा छिद्र दिख रहा है जिससे प्रकाश होकर अंदर जाता है लेंस में। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि आइरिस के बीच में एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसे हम लोग पुतली या नेत्र तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग पुतली या नेत्र तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये पुतली का काम क्या होता है। देखो पुतली होता क्या है कि जैसे ही प्रकाश की मात्रा अगर अधिक जाएगी तो जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है। देखते हो ना, जब हम लोग सामने देखते हैं लाइट में तो ज़्यादा प्रकाश होता है तो आँख क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन अगर कम प्रकाश होता है तो ये ऑटोमेटिक फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मांसपेशियों से जुड़ा होता है और प्रकाश की कम मात्रा में फैल जाता है, अधिक मात्रा में सिकुड़ जाता है। ठीक है ना, इसलिए इस क्रिया को पुतली समायोजन भी कहते हैं हम लोग। ठीक, आगे बात करते हैं। कार्निया हो गया, पुतली के बारे में पढ़ चुके हम लोग, और आइरिस के बारे में पढ़ चुके। फिर आगे आइए लेंस के बारे में जानते हैं कि लेंस क्या होता है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कि लेंस क्या है। लेंस एक आपका पारदर्शी द्रव होता है जो प्रोटीन से बना होता है। लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी द्रव है जो किससे बना होता है? जो आपका प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो और इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है ये आपका द्वितल लेंस होता है, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, इसलिए हम लोग मस्तिष्क में उस चीज़ों को सोचते हैं और प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देता है? वास्तविक और सीधा बनने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जलीय। यहाँ पे देखिए जलीय द्रव। यहाँ पे देखो जो आंसू के रूप में बाहर आता है वो आपका जलीय द्रव होता है। ठीक है, देखते हैं ना आंसू निकलता है ना हमारे आँखों से, तो ये आपका कहाँ होता है? ये जो आपका है जलीय द्रव वो होता है, ये कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में स्थान होता है जो जल के समान पारदर्शी द्रव द्वारा भरा होता है। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, ये रक्तक पटल क्या होता है। तो ध्यान से देखो, रक्तक पटल और दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो काला वाला भाग होता है भरा हुआ, उसके दोनों तरफ सफ़ेद और कठोर व अपारदर्शी एक भाग होता है।
जो हमारी आँखों की सुरक्षा करता है, इसलिए इसे सफ़ेद पटल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। रक्तक पटल की बात करें तो रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल आपका ये एक काले रंग की झिल्ली होती है जो दृढ़ पटल और रेटिना के बीच में होता है, ठीक है ना। हाँ, दृढ़ पटल और रेटिना के बीच में होता है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि प्रकाश से आने वाली तरंगों को ये अवशोषित कर लेता है, मतलब परावर्तित नहीं करता है। चलो रेटिना की बात करते हैं। रेटिना पे जब सीधे प्रकाश यहाँ से होकर काचाभ से होकर रेटिना पे पहुँचता है तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनता है, ठीक है। यानी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु क्या होता है? कभी कभी जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है, ठीक है। तो जब साफ सुथरा दिखाई देता है तो इसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है अंध बिंदु। कभी कभी क्या होता है, प्रकाशिक तंत्रिकाएं जिस बिंदु पे नहीं पहुंच पाती हैं वहाँ वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो उस बिंदु को हम लोग अंध बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ से होकर गुजरने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उसे प्रकाश सिराओं के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश सिराओं के नाम से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है काचाभ द्रव। ये आपका गाढ़ा और यह जेल जैसा एक द्रव होता है, पारदर्शी रंगहीन द्रव होता है, ठीक है, जिससे प्रकाश होकर रेटिना पे पहुँचता था। तो ये है हमारा मानव नेत्र, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और इसके पार्ट के बारे में। चलो हम नेत्र के कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने पहले बताया कि जो नेत्र होता है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है ना। कैसा कार्य करता है? यहाँ पे लिख देते हैं नेत्र का कार्य। देखो ध्यान से, नेत्र का कार्य क्या होता है? नेत्र का कार्य होता है कि नेत्र जो होती हैं, नेत्र की जो पलकें होती हैं वो फोटोग्राफिक कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं, ठीक है। जैसे पलकें खुलने पर नेत्र के सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर पड़ती हैं, जो यहाँ से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं, ठीक। फिर प्रकाश किरणें क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस, काचाभ द्रव में होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है, तथा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में दोष के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब दोष के बारे में पढ़ते हैं और आँख की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे कि आँख की समंजन क्षमता क्या होती है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आँख की समंजन क्षमता। चलो देखो यहाँ पे ये आँख की समंजन क्षमता क्या होती है। तो आँख की जो समंजन क्षमता होती है, देखो नेत्र लेंस में क्या होता है कि जब हम लोग को कोई वस्तु नज़दीक का देखना होता है, जब वस्तु कोई नज़दीक होती है तो उसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोकस दूरी की कम ज़रूरत होती है, यानी अपने आँख को छोटा कर लेते हैं, और जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो आँख को फैला लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेत्र लेंस होता है अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की जो उसकी क्षमता होती है उसी को आँख की समंजन क्षमता के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी नेत्र में फोकस दूरी के कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है
वो आपकी आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? आँख की समंजन क्षमता। चलो, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो निकट दृष्टि दोष होता है, यानी जो हम लोग न्यूनतम देख पाते हैं, न्यूनतम स्पष्ट दूरी जो होती है, वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, यानी आप नज़दीक 25 सेंटीमीटर से नज़दीक नहीं देख पाएंगे, यानी आपका न्यूनतम जो दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूरदृष्टि दोष। यहाँ देखें कि हम लोग दूर कितना देख सकते हैं। तो दूर देखने के लिए हमें, अगर आपका स्पष्ट नेत्र है तो आपका जो दूर बिंदु होगा, यानी नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि दृष्टि में दोष कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट श्रेणी डालते हैं। दृष्टि दोष यानी डिफेक्ट ऑफ विजन इसको कहते हैं हम लोग। चलिए इसे हम लोग डायग्राम के साथ पढ़ते हैं कि ये दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि नेत्र में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें कभी कभी नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, कभी कभी दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, कभी कभी नज़दीक और दूर दोनों की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और कभी कभी रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है। तो ऐसे ढेर सारी जो दृष्टि दोष होते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो हम डायग्राम की सहायता से बनाते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला दृष्टि दोष है आपका निकट दृष्टि दोष। देखना यहाँ पे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, निकट दृष्टि दोष है। इसमें यानी निकट की वस्तुएं आपको दिखाई देती होंगी। दूर दृष्टि दोष, देखो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में क्या होता होगा कि दूर की वस्तुएं में दिखाई देती होगी। दूसरा है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। और अब है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वर्णांधता। वर्णांधता नेक्स्ट पॉइंट है वर्णांधता। ठीक है। फिर इसके बाद आपका है मोतियाबिंद। ठीक है। इसके बाद
मोतियाबिंद के बाद आपका है जरा दूरदृष्टि। ठीक है, जरा दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष है। और लास्ट है आपका अबिंदुकता। अबिंदुकता। चलिए अब हम लोग इस दोष के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो चलिए हम इसके बारे में भी बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता कैसे है, इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं और ये किसके कारण हो जाता है। चलिए देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर निकट दृष्टि दोष है तो आप जान लीजिए कि निकट की वस्तु दिखाई दे रही होगी, यानी निकट की वस्तु आपको दिखाई देगी, ठीक है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो जब जिसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यह एक ऐसा दोष है, यानी मानव नेत्र में पाया जाने वाला ऐसा दोष जिसके कारण हम लोग नज़दीक की वस्तुओं को साफ यानी स्वच्छ रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और जानते हैं इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे होंगे हाई स्कूल में कि अवतल लेंस किस प्रकार का होता है। तो अवतल लेंस कुछ इस टाइप का होता है, बीच में मोटा होता है हाँ, इस प्रकार से ये देखिए, बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला। ये हमारा ये आपका उत्तल है, ऐसे होता है, बीच में दबा होता है इस प्रकार से। ये हमारा है अवतल लेंस, ठीक है। यानी अगर आपको निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये लेंस लगाने से जो आपकी वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए इसमें निकट की वस्तुएं में दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ठीक है, और नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। देखिए ये है उत्तल लेंस, बीच में आपका चौड़ा होता है और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है, ये उत्तल लेंस है। इसको लगा देने से जो आपकी प्रकाशिक किरणें रेटिना के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो आपकी पहले ही मिल जाएंगी, रेटिना पे आके मिलेंगी। तो इसलिए वस्तु ये जो आपका दूरदृष्टि दोष है वो उत्तल लेंस लगाने से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दो टॉपिक की बात किए, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णांधता क्या होता है। तो देखिए ये जो होता है इसमें रंगों की पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है, इसमें कुछ रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णांधता के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा दोष जिसमें रंगों की पहचान नहीं होती है उसे हम लोग वर्णांधता कहते हैं,
ठीक है ना, और इसका कोई इलाज नहीं है, और ये जन्मजात भी होता है, मतलब वंशानुगत भी होता है। नेक्स्ट आइए, मोतियाबिंद क्या होता है। देखिए मोतियाबिंद में क्या होता है कि इसमें आँख में ऊपर एक सफ़ेद सतह जम जाती है, जिसके कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यह एक ऐसा दोष है जिसमें क्या होता है, आँख पे एक फफूंदा जैसा पड़ जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, और हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। हालांकि मोतियाबिंद का इलाज आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, तो मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है, और इसमें हम लोग आसानी से हम ठीक हो सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। जरा दृष्टि दोष की बात करें तो देखो यहाँ पे यह एक ऐसा दोष होता है, यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें क्या होता है कि न तो नज़दीक का सही से दिख पाता है, न तो दूर का दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि इस दोष में, यह दोष, इस दोष में हम लोग को क्या होता है, नज़दीक और दूर की दोनों वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दोषों को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और यह जो दोष होता है वह आपका 60 से ऊपर के व्यक्तियों में होता है, जिसमें मांसपेशियाँ और हड्डियाँ क्या होती हैं, थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोष उसी में होता है आपका। लास्ट है आपका अविंदुकता। ठीक है, अविंदुकता क्या है कि देखो ये मानव नेत्र में वह दोष है जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। यह एक ऐसी दोष है जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं, इसलिए इसे हम लोग अविंदुकता कहते हैं। ठीक है, इस दोष से ग्रसित आँख जब किसी वस्तु को देखती है, तब यदि वो ऊर्ध्वाधर भाग सही फोकस होता है तो क्षैतिज भाग विकृत प्रतीत होता है, और यदि क्षैतिज भाग सही फोकस होगा तो ऊर्ध्वाधर भाग विकृत मतलब खराब रूप से दिखाई देता है। कारण क्या है, यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब आँख की कार्निया की आकृति गोली नहीं होती है, तब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तलों में वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, अच्छा इसको दूर किया जा सकता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मानव नेत्र का चैप्टर, जिसमें हम लोग मानव नेत्र में होने वाले दोष और मानव नेत्र के बारे में पढ़े हम लोग। ठीक है, अब आइए हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। दिख रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का निकट बिंदु, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। यदि उसके ऐनक में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता की गणना कीजिए। दिख रहा है आप लोगों को, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, उसकी ऐनक में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता की गणना कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति एक निकट दृष्टि दोष निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, उसकी ऐनक में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ देखिए, आ जाइए।
ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि आप जानते हैं किसी वस्तु का जो निकट बिंदु होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितने में होता है? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर होता है और वस्तु हमेशा निगेटिव ली जाती है। ठीक है। और वस्तु हमेशा कैसे ली जाती है? निगेटिव ली जाती है। आगे देखते हैं। और आपको दिया है कि इसका प्रतिबिंब कितने दूर पे बन रहा है? 75 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे भी का मान भी हम लोग -75 सेंटीमीटर लेंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है? इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है और इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो चलिए इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे देखते हैं। फार्मूला हम लोग लेंस का यूज करेंगे। लेंस का सूत्र देखिए, लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस का सूत्र। बाकी नेमिंग वैसे ही है कि जो आपका f है वो उत्तल या अवतल लेंस की फोकस दूरी है। v क्या है? वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति है। u क्या है? वस्तु की स्थिति है कि वस्तु कितनी दूर पे रखा हुआ है। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, फोकस दूरी निकालते हैं। तो v का मान है -75 सेंटीमीटर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +25 सेंटीमीटर। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा? 75 सेंटीमीटर। भाग देंगे तो -1 प्लस 25 तियाँ 75, घटाओ तो हो जाएगा 2/75। तो यहाँ पे f बराबर कितना होगा? ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 37.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। चलो लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेंस की क्षमता होती क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो। यहाँ देखो, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो P बराबर 1/f। ठीक है, यानी P जो आपका है वो लेंस की क्या है? लेंस की क्षमता है। ठीक है ना। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। और इसे कैसे दिखाते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका मीटर में है। अगर इसी को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो हम लोग लिखेंगे 100/f। और इसका जो SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक जो होता है लेंस की क्षमता का, वो आपका डायोप्टर होता है। ठीक है, और इसे हम लोग कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। यानी लेंस के SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलो यहाँ पे हम लेंस की क्षमता निकालते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 100/, और f का मान कितना निकाले हम लोग? 75/2। तो ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200/75। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो यह आएगा 2.67 डायोप्टर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 में। ठीक है, ये आपकी लेंस की क्षमता हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, और ये क्वेश्चन आप लोग घर से लगाकर मुझे इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन देख लो, यही एक
एक दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन लगा के आप लोग अपने नोट्स में, उसके बाद हमें कमेंट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आँख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी के तथा किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। दूसरा, एक व्यक्ति अपनी आँख से 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। और स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है, 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस, और इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया नोट? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे और इसको नेक्स्ट टाइम याद करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।